सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर चल रहा है उसमें एक भाग अब हमारे पास जो है वो है अम्ल और क्षार की परिभाषा से संबंधित। तीन वैज्ञानिक हैं प्रमुख रूप से, जिन्होंने अपने विचार, अपनी अवधारणाएं या अपनी संकल्पनाएं अम्ल और क्षारों को परिभाषित करने के लिए प्रस्तुत की है। उनमें नंबर 1 सबसे पहले हम ले रहे हैं आरेनियस की संकल्पना या आरेनियस नामक वैज्ञानिक की अवधारणा। तो देखिए, आरेनियस ने अम्ल और क्षारों को कैसे परिभाषित किया है अपने अनुसार, वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसे ही अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा भी कहा जाता है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा बताइए, तो आरेनियस की बताना है। अब क्या इसने कहा है कि आरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, परंतु अब थोड़ा से विस्तार से हम पढ़ेंगे आरेनियस के लिए कि आरेनियस ने क्या कहा है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, मतलब जिसकी क्रिया पानी से यदि हम कराएं, पानी में उन्हें घोलें तो ये H+ आयन देते हैं। इनका अपघटन होता है अम्लों का और जिससे इनमें से H+ प्राप्त होता है। कोई भी जो फॉर्मूला है उसमें आगे प्लस और पीछे माइनस है। पानी में अम्लों को घोलेंगे तो H+ होगा। एक और उदाहरण देखो, जैसे H2SO4 प्लस H2O, पानी से क्रिया करा रहे हैं, यहाँ भी H अलग हो जाएगा और SO4 ये माइनस अलग हो जाएगा। इसी प्रकार HNO3 प्लस H2O, यहाँ भी वही होगा कि H+ आयन अलग होगा और NO3 अलग होगा। मतलब आरेनियस नाम के वैज्ञानिक ने जो अम्लों को परिभाषित किया है वो इस स्थान से किया है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो पानी में घोलने पर, जल से क्रिया करने पर H+ देता हो, वो अम्ल होता है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। जैसे तीन उदाहरण हमने लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तीनों अम्ल हैं आरेनियस के अनुसार। इसलिए अम्ल है क्योंकि पानी में घोलने पर इस पदार्थ का अपघटन हो रहा है और ये सभी H+ आयन दे रहे हैं। आगे देखिए कि ये H+ आयन क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है, धनात्मक भाग है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जो पानी है उससे क्रिया करता है। ये बाद की रिएक्शन है कि ये H+ जो है वो पानी से क्रिया कर लेता है H2O, जिससे बनता है H3O। इस विशेष स्थिति को हाइड्रोनियम आयन, जो H+ इसमें अतिरिक्त जुड़ा है उसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो ये परिभाषा आरेनियस ने दी है अम्लों के संबंध में कि ऐसे सभी पदार्थ जो पानी में घोलने पर जलीय विलयन में जल से क्रिया करके H+ आयन देते हों, वे सब अम्ल होते हैं। और ये इसी के आधार पर आप किसी भी सूत्र को पहचान सकते हैं। अगर कोई सूत्र में ऐसा वो सूत्र है और आगे प्लस भाग उसका H है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ ये अम्ल है। ठीक है भाई। और फिर हमने कहा है कि ये H+ आयन अधिक क्रियाशील होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए बाद में, पहले तो पदार्थ का अपघटन होने से ये अलग हो रहा है और अब क्या कर रहा है कि ये पानी से क्रिया करके और H3O, मतलब अगर पानी में आप इसे घोलेंगे तो कुछ समय बाद पानी में H2O सूत्र की जगह पानी का सूत्र H3O+ हो जाएगा, क्योंकि एक H+ उसमें अतिरिक्त पाया गया है जो अम्ल से प्रकट हुआ है। तो ये तो थी अम्ल की परिभाषा। आरेनियस ने क्षार को भी अपने अकॉर्डिंग परिभाषित किया है और उसने कहा है कि ऐसे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में पानी में घोलने पर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो पानी से क्रिया करने पर, आरेनियस की परिभाषा है क्षारों के लिए
कि पानी से जो क्रिया करेंगे वे सब क्षार, OH अगर माइनस आयन देते हैं तो क्षार होंगे, जैसे KOH प्लस H2O पानी में घोल रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये K प्लस और ये OH माइनस, NaOH प्लस H2O, तो ये Na प्लस और OH माइनस। और भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ZnOH2 प्लस H2O, तो Zn प्लस OH माइनस। ठीक है भाई, मतलब आर्हेनियस ने क्षारों को यहाँ से परिभाषित किया है क्षार के लिए कि ऐसे सभी पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, पानी से क्रिया करने पर यदि उनमें OH माइनस आयन होता है तो वो निश्चित रूप से क्षार कहलाते हैं या क्षार होते हैं। इसके आधार पर आप सूत्रों को अब आसानी से पहचान सकते हैं कि जिसमें भी माइनस भाग OH आ रहा है वो सब क्षार होंगे। ये नहीं कि तीन ही हो, और भी हो सकते हैं। जिसमें भी OH आ रहा है ना पीछे माइनस वाला भाग, वो निश्चित रूप से आर्हेनियस के अनुसार क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षार को आर्हेनियस ने इस तरह से परिभाषित किया है। आगे देखो कि आर्हेनियस ने बताया कि अगर कोई अम्ल या क्षार प्रबल अम्ल है तो उसका जल में घुलनशीलता अधिक होती है। आयनन जिसे हम कहते हैं, आयनों में बढ़ जाना, आयनन आसानी से होता है, या वे पदार्थ जो जल में आयनित अच्छी प्रकार से आसानी से हो जाते हैं वे प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल भी और प्रबल क्षार भी। जैसे उदाहरण के लिए ये KOH है, प्रबल क्षार है भाई, क्यों? क्योंकि जैसे इसकी कुछ बूंदें पानी में डाली जाएगी इसका आयनन बड़ी आसानी से हो जाता है, K अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे HCl है, प्रबल अम्ल है, जैसे पानी में डाला जाएगा H अलग और Cl अलग हो जाएगा। तो आर्हेनियस ने यहाँ से परिभाषित किया है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर जिनका आयनन आसानी से हो जाता हो वे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होते हैं, और यदि वे पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, अच्छे से आयनित नहीं हो पाते हैं, उनकी पूरी मात्रा का आयनन नहीं होता है, तो ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका आयनन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जो जल में अच्छे से नहीं विलय हो पाते हैं, ऐसे पदार्थों को दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार आर्हेनियस के अनुसार कहा जाता है। तो ये आर्हेनियस की अवधारणा थी। बड़ा प्रश्न 3 नंबरों 4 नंबरों के लिए यहाँ से बनता है। अगला जो दूसरा वैज्ञानिक है वो है ब्रोस्टेड लॉरी अवधारणा। ये एक ही वैज्ञानिक नहीं है, 2 वैज्ञानिक है, ब्रोस्टेड अलग है और लॉरी अलग है। दोनों ने मिलकर ये कार्य किया है, तो दोनों के नाम से जाना जाता है ब्रोस्टेड लॉरी अवधारणा। अब इन दोनों ने कैसे अम्लों को परिभाषित किया है, कैसे क्षारों को परिभाषित किया है, तो इन्होंने कहा है कि ऐसे पदार्थ ब्रोस्टेड लॉरी अवधारणा के अनुसार आप ऐसे लिखेंगे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हों, प्रोटॉन त्यागते हों, वे तो अम्ल हैं। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हो। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से एक शब्द से याद रख सकते हैं आप कि प्रोटॉन त्यागने वाले अम्ल होते हैं और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार होते हैं। परंतु अब आपको पता होना चाहिए भाई प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन का मतलब होता है धनावेश, प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन। तो ब्रोस्टेड लॉरी अवधारणा के अनुसार ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हों अम्ल होंगे, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हो वे क्षार होंगे। प्रोटॉन मतलब धनावेशित भाग होगा। अब देखो एक अभी के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और उसमें हम देखते हैं कि प्रोटॉन कौन त्यागता है और कौन उसे ग्रहण करता है। तो ये देखो H2O प्लस NH3 NH और OH, ये अभिक्रिया हो रही है। इसमें आप देखें
कि प्रोटॉन धनावेशित भाग हाइड्रोजन यहाँ पर है, यह हाइड्रोजन त्यागा गया है और यहाँ से इस जो अमोनिया है उसने इसे ग्रहण कर लिया है, मतलब NH3 से NH4 का बनना इसने तो ग्रहण किया है। तो ये क्या है, क्षार, और इसने प्रोटॉन को त्यागा है, H2O से OH का बनना, ये क्या है, अम्ल। परिभाषा में ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार हमने ये लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हो, मतलब अपने धनावेशित भाग को त्याग देते हो। तो इसका धनावेशित भाग था ये H+, तो 2 थे, एक त्याग दिया इसने और OH में चेंज हुआ, तो ये अम्ल है। और इसने ग्रहण कर लिया, NH3 था तो NH4 हुआ, तो इसने ग्रहण किया, अर्थात ये क्षार। तो जो प्रोटॉन त्यागता है अम्ल होता है, जो ग्रहण करता है वो क्षार होता है। ये ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा है। एक और उदाहरण देखो इसी का, इसमें चेंज होएंगे HCl और ये बन जाएगा यहाँ देखो, अब इसमें H2O से H3O ये बनना, इसने ग्रहण किया है ना इस हाइड्रोजन को, तो ये यहाँ पे ग्रहण किया, इसलिए ये क्षार के रूप में है। और इसने ग्रहण किया, इसने त्यागा है, अर्थात अम्ल है, क्योंकि HCl से Cl रह गया। आई बात समझ में? जो अपने धनावेशित भाग को, प्रोटॉन को त्यागता है वो अम्ल होता है, और जो ग्रहण कर लेता है वो क्षार होता है। ये बताया है ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमारा है ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो परिभाषा है, अवधारणा है, वो है लुईस नामक वैज्ञानिक की अवधारणा। लुईस की अवधारणा, वैज्ञानिक का नाम है लुईस। इसकी अवधारणा है, इसके विचार हैं अम्ल और क्षारों के बारे में। इसने जो परिभाषा दी है वो है कि ऐसे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती हो वे अम्ल होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती हो या इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हो वे कहलाते हैं क्षार। अब इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा। आपने 9th में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि BF3, ये लुईस के अनुसार लुईस अम्ल है भाई। अब लुईस अम्ल क्यों है ये, इसे हम समझते हैं कि ये B बोरॉन परमाणु क्रमांक 5 बोरॉन का, तो जो 5 है अर्थात पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 ऐसे संरचना बनती है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बना रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 and 3। बाहरी कोष में पहले नहीं बनाएंगे, केवल बाहरी कोष के बनाते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, और तीनों स्थान पर F जुड़ रहा है। फ्लोरीन, फ्लोरीन नंबर 9, परमाणु क्रमांक 9 है, मतलब 2 और 7। बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है इस फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन इस तरह से इससे जुड़ रहा है, F, ये 2 4 6 और ये 7। इसी प्रकार ये फ्लोरीन F 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7, और ये एक और F 3 जुड़ रहे हैं ना, इसलिए 2 4 6 और ये 7। तो ये BF3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब ये लुईस अम्ल है, क्यों है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है। इसलिए कमी है कि अष्टक के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु तब स्थायी होता है जब उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाहरी कोष में देखो, ये जो फ्लोरीन है इसने तो कॉम्बिनेशन करके, साझेदारी करके और अपना अष्टक पूरा कर लिया है। इसके पास 8 हो चुके हैं, देखो 2 4 6 और 2, ये इसके पास भी 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 इसने भी कर लिए। परंतु बोरॉन के पास
अभी भी बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6 है ना भाई। तो बोरॉन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यहीं से लुईस ने परिभाषा दी है कि ऐसे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती हो या जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। अब कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना इसे तो ये ग्रहण कर लेगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इलेक्ट्रॉन युग्म की या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस के अनुसार वे अम्ल कहलाते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो किसी को त्याग सकता है, दे सकता है, तो उसे हम लुईस क्षार कहते हैं। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वे तो अम्ल हैं। और जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, वे क्षार होते हैं। ये परिभाषा दी है लुईस नामक वैज्ञानिक ने। एक और उदाहरण में लिख रहा हूँ, देखो सेम अभिक्रिया है, सेम उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसकी बना देता हूँ। जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम Al 13 नंबर होता है, मतलब पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये Al 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अब इस पर क्लोरीन जुड़े हैं 3, तो ऐसे जुड़ेगा। क्लोरीन 17 नंबर होता है, Cl17, 2 8 7, बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक क्लोरीन, 2 4 6 और ये 7 है ना बाहरी, वही बनाएंगे हम। ये जुड़ा, ये क्लोरीन, ये 2 4 6 और ये 7, और ये क्लोरीन 2 4 6 7। ठीक है। तो ये कहलाएगा अब लुईस अम्ल, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती हो, जिनका अष्टक पूरा नहीं होता हो, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हो, वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो दोनों उदाहरण लुईस अम्ल के थे। अब एक लुईस क्षार का उदाहरण भी मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बनाता हूँ। ये 9th में आपने बनाई होगी तो आसानी से समझ में आएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और अगर नहीं बनाई होगी तो फिर आपको प्रारंभ से पहले इसे सीखना पड़ेगा, तब ये इसकी परिभाषा समझ में आएगी। परिभाषा तो आसान है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता हो अम्ल है, जो त्यागता हो क्षार है, परंतु इलेक्ट्रॉन युग्म का जो मसला है, बात है, वो क्लियर होना चाहिए। एक उदाहरण में ले रहा हूँ H2O। ठीक है भाई। ऑक्सीजन 8 नंबर होता है, 2 6, और हाइड्रोजन 1 मतलब 1 होता है। अब इसकी संरचना बना रहा हूँ मैं। देखो ये ऑक्सीजन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2, ये 4 और ये 5 और ये 6 होते हैं ना ये। अब हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इस पे 2 H2O में, तो ये एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन और ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहलाएगा लुईस क्षार। क्या कहलाएगा? लुईस क्षार, क्योंकि इसका अष्टक पूरा है। हुआ नहीं हुआ पूरा? ऐसे पदार्थ जिनका अष्टक पूरा होता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म पर्याप्त मात्रा में होते हो, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नहीं करे बल्कि इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हो, वे लुईस क्षार कहलाएंगे। तो अब ये ऑक्सीजन के पास 2 4 6 2 8 हो चुके हैं। अगर कोई इसे जबरदस्ती भी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये नहीं लेगा, क्योंकि अष्टक पूरा हो चुका है। और हाइड्रोजन के भी 2 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो ये लुईस क्षार है। क्यों है? क्योंकि ये किसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। जैसे ऊपर किसी के कोई भी है, उसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म की, तो ये 2 इसके ऐसे इसमें ज्वाइन करा सकता है ना। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है? लुईस क्षार के ऐसे पदार्थ जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या जिनका अष्टक पूरा होता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकते हो, वे लुईस क्षार कहलाते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती हो, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो ये आर्हेनियस की परिभाषा, ब्रोस्टेड लोरी की परिभाषा या अवधारणा, और लुईस की अवधारणा आपने तीनों पढ़ ली है। चैप्टर में इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थ हैं और उनके बनाने की विधि, समीकरण आपको एक एक याद रखना है, और साथ साथ उनके 2 उपयोग याद रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं
कि पहला पदार्थ है उसमें नमक। नमक सामान्य नाम जो नमक है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl सूत्र होता है। और ये जो बनाया जाता है प्रयोगशाला में तो बनाते हैं इसे अम्ल और क्षार की क्रिया से, परंतु व्यावसायिक उत्पादन जो नमक का हम उपयोग करते हैं वो खारे पानी की झीलों के वाष्पीकरण से, पानी के वाष्पीकरण से बनाया जाता है। अब आपको यहाँ ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नमक का सूत्र, बनाने की प्रोसेस और इसके अलावा उसके 2-3 उपयोग। तो भोजन का प्रमुख अंग है। मांस मछली आदि को खराब होने से बचाने में उपयोग किया जाता है और विभिन्न रसायनों के रूप में या केमिकलों के रूप में उद्योगों में भी काम में लिया जाता है। दूसरा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा सामान्य नाम होता है, इसे भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। प्रमुख एक रासायनिक पदार्थ है और प्रबल क्षार होता है। NaOH प्रबल क्षार होता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया विधि द्वारा बनाया जाता है। प्रयोगशाला में प्रमुख अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। और इसके अलावा जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और जब इसमें 10 जल के अणु मिला दिए जाते हैं तो ये कपड़े धोने का सोडा बन जाता है। इसका उपयोग कपड़े धोने में हम करते हैं। अन्य रासायनिक पदार्थों में, केमिकली विधियों में भी इसका उपयोग होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है। कपड़ा धोना इसका प्रमुख काम है, कपड़े धोने के लिए। परंतु कपड़े धुलाई में कब आएंगे? जब इसके साथ 10 जल के अणु भी पाए जाते हों। एक और है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा है। ठीक है भाई, खाने का सोडा है और उपयोग जैसे टोस्ट ब्रेड आदि को फुलाने में, इडली डोसा आदि बनाने में और जैसे खाने के विभिन्न पदार्थों में भी इसका उपयोग होता है। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने में। तो मुख्य रूप से इनके तो आपको क्या करना है, एक एक को सूत्र याद रखना है और मुख्य उपयोग याद रखना है। एक और है CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण विभिन्न पदार्थों के, लकड़ी हो, कपड़ा हो या कई पदार्थ हैं, उनके रंग हटाने में। विरंजक मतलब रंग को हटाने वाला पदार्थ है। विरंजक चूर्ण वैसे सामान्य नाम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो उपयोग मैंने बता दिए। बनाने के लिए इसकी जो क्रिया है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके और इसे बनाया जाता है। एक और है CaSO4.1/2H2O। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। विभिन्न दीवारों को चिकना, खूबसूरत और आकर्षक बनाने में, मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनाने में और चौक और अग्निशामक ईंटें, आग को सहन कर लेने वाली ईंटें बनाने में POP का उपयोग किया जाता है। तो ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है। पहले उसमें आप सूत्र याद रखेंगे और उसके बाद 2-2-3-3 इसके उपयोग उसमें बुक में से आप इसे याद कर लेंगे। जो ज़्यादा न्यूज़ समझाने वाला मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो जाता है। कल से अब हम नया चैप्टर